अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बड़ी अच्छी जा रही होगी और थोड़ा प्रेशर भी है, मुझे पता है इस चीज़ का। कुछ लोगों के ऊपर रिज़ल्ट का प्रेशर है और कुछ लोगों को अब दिन में तारे नज़र आ रहे हैं कि टाइम थोड़ा रह गया है और एग्ज़ाम पास है। तो आपके जनाब इन मसाइल के हल के लिए हमने वकास साहब को मदऊ किया आज। वकास साहब थैंक यू। वकास साहब से हम आज डिस्कस करेंगे आईआर। वकास साहब का आपको इंट्रोडक्शन तो अभी मेरे ख्याल में याद हो गया होगा। वकास साहब माशाल्लाह आईआर मेंटोर हैं, आईआर एकेडमी के डायरेक्टर हैं, खुद अपनी एकेडमी रन करते हैं और स्पेसिफिकली हिज स्पेशलिटी इन आईआर। और ऑब्वियसली करंट अफेयर एंड पाखिर भी साथ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर की तो कोई डिग्री नहीं है, वो एक आपका जनरल एक बंदे की जिसकी वर्ल्ड अफेयर्स पे, और स्पेशली मैं कहता हूँ कि आईआर का टीचर को तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। हम आज सर से डिस्कस करेंगे आईआर पेपर 1 और स्पेशली जो 2020 का पेपर आया है आईआर का पेपर 1, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो उनको कैसे हमने टैकल करना है। सबसे पहला सवाल सर आपसे कि आप थोड़ा सा सिलेबस ज़रा शॉर्ट में डिफाइन कर दें कि पेपर 1 के अंदर सिलेबस है क्या। थैंक यू सर अगेन इनवाइटिंग मी। मैं पहले एक चीज़ मेंशन कर दूं, हमें बहुत अच्छे कमेंट्स आए जो लास्ट वीडियो थी हमारी वाई 5 रीजंस फॉर लो स्कोर इन आईआर, और इसके अलावा उससे पहले पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स की वीडियो पे भी कमेंट्स भी आए और लाइकिंग भी बहुत अच्छी हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों का और तमाम लोग जिन्होंने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे। और आप लोगों की डिमांड के ऊपर आईआर पेपर 1 की हम आज एक अलग वीडियो कर रहे हैं, जिसके लिए सर ने मुझे इनवाइट किया है, और फिर आईआर पेपर 2 पे हम अलग से एक वीडियो करेंगे। तो लेट्स कम टू योर क्वेश्चन सर। आईआर पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। पेपर 1 में कॉन्सेप्ट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आईआर और इसके अलावा थ्योरीज शामिल हैं। अब अगर हम एफपीएससी की तरफ से दिया हुआ सिलेबस का सीक्वेंस देखें तो उन्होंने 2 टॉपिक्स लिख के, इंट्रोडक्शन टू आईआर, नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म लिख के उन्होंने फिर लिख दी हुई हैं थ्योरीज। अब जब इस सीक्वेंस में अगर कोई स्टूडेंट खुद से पढ़ना शुरू करता है, अगर उसका थोड़ा बहुत करंट अफेयर में इंटरेस्ट है, या फिर अगर किसी भी एकेडमी में इस सीक्वेंस को फॉलो किया जा रहा है, तो वो उससे कॉलोसल डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि थ्योरी तो ज़रा थोड़ी सी एडवांस्ड फॉर्म होती है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, और थ्योरी अगर आपको तीसरे चौथे लेक्चर में पढ़ाई जाएगी और आपका बैकग्राउंड भी सोशल साइंसेस का नहीं है, तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि थ्योरी समझ आए। तो मेरी पढ़ाने की अप्रोच ये होती है कि मैं पेपर 1 पूरा पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट्स और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आईआर। जब ये मैं पढ़ा लेता हूँ तो उसके बाद मैं उन्हें थ्योरीज पे लाता हूँ और फिर फर्दर हम स्विच करते हैं पेपर 2 पे। तो जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी फॉरेन पॉलिसी, अगर मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ज़रा एक्सप्लेन करें, आप माशाल्लाह कुछ सेंटेंसेस में कर देंगे, लेकिन जब एक आईआर वाला पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करेगा तो वो बताएगा कि जी कौन सा डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है वो पाकिस्तान में अप्लाई होता चला आ रहा है, यहाँ पर सिविल मिलिट्री इन्फ्लुएंस क्या होता है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में, और इंडिया सेंट्रिक अप्रोच क्या है, यूएस सेंट्रिक अप्रोच क्या है। तो ये सारी साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और ये चीज़ें जो आईआर पढ़ते और पढ़ाते हैं वो ही कर रहे होते हैं। तो ये है बुनियादी फ़र्क करंट अफेयर का और आईआर का, और आगे भी इसके मैं एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा। अच्छा, मैं आपके ना ये जो फ़र्क की तरफ तो मैं आता हूँ, ये आईआर वाले, मतलब मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर थ्योरी लगाए रखते हैं। मतलब हम पढ़ते हैं साइंस में बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, या बायोजेनेसिस थ्योरी है, बड़ी सादा सी थ्योरी होती हैं। आपकी तो एक तो थ्योरियों का नाम ही सुन के बंदा परेशान हो जाता है। न्यू लिबरलिज्म, न्यू इम्पीरियलिज्म, और पहले तो लिबरलिज्म ही मान नहीं है, अब न्यू लिबरलिज्म भी हो गया। तो मोटी मोटी कुछ 4 थ्योरीज बता देंगे, वैसे तो सारी करनी है कोर्स के अंदर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ख्याल में कि बच्चों की इसके ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा, थ्योरीज देखें, एक बड़ी अच्छी मूवी थी 3 इडियट्स, उसमें एक डायलॉग था डर का बिजनेस, और फिर ये पीके मूवी में भी यही डायलॉग था, डर का बिजनेस था। मतलब उधर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड था और इधर ओवरऑल अप्रोच से रिलेटेड था। तो अनफॉर्चुनेटली जो आईआर को डिस्करेज करके दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ ड्रैग करते हैं, वो थ्योरीज का जो है ना फिल्टर इस्तेमाल करते हैं कि जी इधर तो 6 किस्म के डिफरेंट थ्योरीज हैं, अगर आपकी थ्योरी एग्जामिनर की थ्योरी से मैच नहीं की तो फिर तो आप तो गए। थ्योरी तो मतलब एक ही होती है, डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है डिफरेंट थ्योरीज। उसमें आईआर में हैं 7-8 थ्योरीज हैं।
लेकिन आईआर में थ्योरीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक वो जो आईआर की अपनी प्राइम थ्योरीज हैं और एक वो जो आईआर की गेस्ट थ्योरीज हैं। अब आईआर को बैंड वैगन ऑफ सोशल साइंसेस कहा जाता है, यानी वो जो गांव जाते हैं ना, आखिरी बस जा रही होती है, हर कोई उस पे अपनी प्लेस लेने की कोशिश करता है, चाहे छत पे जगह मिले, सीढ़ी पे मिले, दरवाजे में मिले, अंदर मिले। तो सोशल साइंसेस का कोई भी डिसिप्लिन है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, लॉ है, साइकोलॉजी है, इन सब ने कहीं ना कहीं स्पेस आईआर में बना रखी है। तो इसलिए थ्योरीज की लिस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आईआर की मेन थ्योरीज हैं आइडियलिज्म, लिबरलिज्म और रियलिज्म। अब रहेगी बात नेओ की। तो आईआर की टेक्निकल लैंग्वेज में NEO, नेओ का मतलब होता है मॉडिफाइड, न्यू वर्जन, यानी जो पहले एक वर्जन अवेलेबल है उसकी एक्सटेंशन, उसका एक नया रूप। जिस तरह गाड़ी का मॉडल नया आ जाता है, तो थ्योरी का भी मॉडल इधर आ रहा होता है। कहते हैं लिफ्टेड, पता नहीं क्या बोलते हैं गाड़ी को, फेस लिफ्ट, राइट। तो न्यो रियलिज्म से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, ये रियलिज्म की एक एक्सटेंशन होती है, और जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डिफरेंट सिचुएशंस अराइज होती हैं तो समटाइम्स किसी थ्योरी का न्यो वर्जन आ जाता है। अगला क्वेश्चन जी, ये जो आप जार्गन करते हैं बहुत ज्यादा, हम भी साइंस में करते हैं, हम जार्गन नहीं कहते, हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी, कि आप जो टर्म्स इस्तेमाल करें, ठीक है। जितनी आप ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स को यूज़ करेंगे, एग्जामिनर को इम्प्रेशन जाएगा कि ये बच्चा साइंस का है, ठीक है। तो जो जार्गन है, एक तो बात बड़ी समझ में आती है कि जार्गन का यूज़ होना ज़रूरी है। जिस तरह आपने कहा इंडिया सेंट्रिक और पता नहीं क्या, दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट आम जो बंदा है ये इसको जार्गन को उसको अडॉप्ट करने के लिए what is the best technique? The best technique is to forget about cramming jargons. And another best technique is the second step. That is try to apply it. अब how come? For example, अब 27 फरवरी का वो जो एक छोटा सा एरियल कम्बैट था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, जब आईआर वाले दो लोग बैठे गुफ्तगू कर रहे होंगे ना, तो वो कहेंगे नाउ इट्स न्यू नॉर्मल इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। ब्यूटीफुल, न्यू नॉर्मल इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। न्यू नॉर्मल आफ्टर कोविड इट इज अ न्यू नॉर्मल, इट्स अ न्यू नॉर्मल। अब लोग इसके आदी हो चुके हैं। अब अगर इस तरह की कोई चीज दोबारा होती है तो ये कोई बहुत अनोखी बात, कोई सरप्राइज नहीं होगा। कहते हैं कुछ लोग वैसे भी कहते हैं तो यार हर दूसरे दिन लड़े पड़े रहते हैं। अब हम कहें आम अंग्रेजी में हम कहेंगे पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड वेरी वेल, लेकिन आईआर वाला कहेगा पाकिस्तान रिटेलिएटेड इन द सेम वेन। अब देखिए चॉइस ऑफ वर्ड से ना फर्क पड़ जाता है। एक वर्ड है अपीजमेंट, ये वर्ड भी है और टर्म भी है एट द सेम टाइम। अपीजमेंट पे एक बुक में हमेशा रिकमेंड करता हूँ, की कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईआर, पीडीएफ में गूगल पे इजीली अवेलेबल है, रूटलेज की कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईआर। अब उससे क्या होता है कि अपीजमेंट पे 1.5 पेज या 2 पेज की डिस्क्रिप्शन लिखी है। ये वर्ड कॉन्सेप्ट कब बना, अच्छा वाकया इवेंट क्या हुआ था जिसकी वजह से ये एक आईआर का टर्म बन गया। अब क्या है कि आपको अगर ओरिजिनल अपीजमेंट का पता होएगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपने लिखे हुए, आप भी इवन अपने लिखे हुए किसी भी सेंटेंस में वर्ड अपीजमेंट यूज कर सकते हैं। और जब आप अपीजमेंट का वर्ड यूज करेंगे तो दैट इज टेक्निकल जार्गन ऑफ आईआर। यहीं पे सारा रुकिएगा। अब आपने एक टर्मिनोलॉजी पे एक किताब बता दी है, तो ऑब्वियसली आप ये कोर्स पढ़ाते हैं, तो ये कोई 5 साल मंसूबा तो नहीं है। लाइक अगर आपने आईआर पढ़नी है तो हाउ मच एक्चुअल टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर दिस होल सिलेबस, और कितनी की रिकमेंडेड बुक्स पढ़नी है? बराए मेहरबानी दर्जन ना बताइएगा। अच्छा खैर, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन अगेन। इसमें यह है कि आईआर पे मेरा सबसे लॉन्गेस्ट कोर्स है मार्केट में, 40+ लेक्चर्स। 40+ डज नॉट मीन 50+, 50 से कम और 40 से ज्यादा। इट कैन बी 43, इट कैन बी 48, क्योंकि आपके पास एक बैच आता है स्टूडेंट्स का जिनकी पिकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, वो कॉन्सेप्ट जल्दी पिक करते हैं, वेरी वेल एक्साइटेड होते हैं। गुड है। और राइट, और फिर एक बैच आता है वो थोड़ा जरा डाउन होता है, बहुत बिगनर होता है, डल होता है, उसको फिर आपको थोड़ी स्लो पेस पे चलाना होता है। एक कॉन्सेप्ट है डिप्लोमेसी, आप एक लेक्चर में भी खत्म कर सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन बैच कि आपको 3 लेक्चर भी लग सकते हैं। तो इसलिए है तो 40+ लेक्चर बट नॉट मोर देन 50, और मैं 2 मंथ्स में ये कवर कर लेता हूँ, 8 वीक्स में। अब जब एग्जाम करीब आता है, फिर लोगों को, आपको पता है कि उनका दिल चाहता भी है कि टीचर हमें तेज पढ़ाए,
तो उसमें भी ये नहीं होता कि लेक्चर कम कर दिए जाते हैं, क्लास का ड्यूरेशन मैं बढ़ा लेता हूँ, वो 3 आवर्स की क्लास हो जाती है, सही है। ठीक है, तो मैनेज उतना ही हो जाता है उसमें। अब किताबों की तरफ आते हैं जी। एक किताब से कभी भी आईआर का कोर्स कवर नहीं होता, ये हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं, इसमें मैं मजीद कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिन्होंने देखना है पिछली वीडियो जाकर देखें। ठीक है। अब करना क्या होता है, करना ये होता है कि मेंटोर का काम है कि आपको किताब सिर्फ ना बताए कि जी ये किताब है, ये ऑथर का नाम है, जाके ले लें। जब आप किसी मेंटोर से पढ़ रहे हैं तो उसका काम है आपको बताए कि जी अगर एंड्रयू हेवुड ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड बता दी है, या जॉन बेलिस की ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बता दी गई है, तो इसमें से कौन से चैप्टर पढ़ने, कौन से नहीं पढ़ने। और इवन ये जो फॉरेन ऑथर्स की लिखी हुई बुक्स होती हैं उसमें आपने देखा होगा फ्लो चार्ट्स होते हैं, टेबल्स बने हुए होते हैं, बीच में बॉक्सेस बने होते हैं, साइड पे डेफिनेशंस लिखी हुई होती हैं, फिर कलर पेजेस अलग होते हैं डिबेट वाले। तो अगर आपको मेंटोर जब तक नहीं बताएगा कि जी आपने इन पेजेस से कैसे फायदा उठाना है, इस बुक को पढ़ना कैसे है, तब तक कोई भी बुक आपको फायदा नहीं दे सकती। तो 2 से 3 बुक्स के साथ आईआर का ये 200 मार्क्स का सब्जेक्ट कवर आसानी से हो जाता है। प्लस थोड़ा सा ऐसा एडिशनल मटेरियल पढ़ना पड़ता है जो किसी बुक से तो होता नहीं है, लेकिन वो करंट अफेयर में भी काम आ जाता है, आर्टिकल्स होते हैं। अगर पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स के नहीं होंगे तो बाहर के मैगजीन्स के होंगे। एक क्वेश्चन आ गया आपसे, आईआर पढ़ने के बाद क्या मुझे करंट अफेयर की भी ट्यूशन लेनी पड़ेगी? वेल इट डिपेंड्स ऑन यू सर। अगर आप देखें सीखने में और पढ़ने में फ़र्क है। मुझसे तो क्या किसी भी मेंटोर से कोई सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है, स्टूडेंट को ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि उनको ये सब्जेक्ट खुद नहीं आता था, ग्रेजुएट वो हैं, घर बैठ के प्लेन टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, तो वो सीखने आ रहे हैं। तो जब सीखने आए तो पढ़ने की बारी आती है उसके बाद। आपने सीख लिया, उसके दौरान पढ़ते रहे, इट्स फाइन, लेकिन फिर आपने 15 दिन 10 दिन हफ्ता लगा के उसको खुद पढ़ना है, तो ये फर्क है। दूसरी बात ये करंट अफेयर, राइट, ठीक। टू बी ऑनेस्ट, जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप होता है या डेवलप हो जाता है सब्जेक्ट्स में, और जिनको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के इवेंट्स अच्छे लगने लगते हैं, यानी जब आपको मूवीज में वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझ आने लग पड़े, अगर कोई मूवी जैसे 13 डेज मूवी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे बनी हुई है, अगर आपको इवेंट समझ आने लग पड़े ना, तो दैट मीन्स आपका अब एक टेस्ट, एक ब्लेंड डेवलप हो गया है। फिर कोई वजह नहीं है कि आपको एक मेंटोर सिर्फ ये बता दे कि जी ये 10 टॉपिक्स हैं इस दफा करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट। वो खुद पढ़ सकता है, उसको सिर्फ मॉक टेस्ट या मॉक एग्जाम देने की जरूरत है, और मॉक एग्जाम पे तो कोई माफी है ही नहीं। ब्यूटीफुल, ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये पेपर पड़ा हुआ है जी मेरे पास 2020 का। सर पहले हमने ये जो अभी करंट अफेयर डिस्कस किया, इसी के मुतालिक बात करते हैं। क्वेश्चन है लाइक क्वेश्चन नंबर 7, क्रिटिकली इवैल्यूएट द यूएस इंडो पैसिफिक पॉलिसी। डू यू बिलीव द करंट यूएस स्ट्रेटजीज आर एम्ड एट कंटेनिंग ग्रोइंग इकोनॉमिक सुपर पावर चाइना? इसमें क्या आईआर है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है सर। अरबी का एक इडियम है, अल सवालु निस्फुल जवाब, सवाल के अंदर जवाब है। मुझे दिखाएं, मैं आपको भी इसी में से जवाब बता देता हूं। Critically evaluate the US Indo-Pacific policy. Do you believe the current US strategies are aimed at containing growing economic superpower? देखें, इसमें 2 हिस्से हैं। पहले तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो यूएस ने इंडो पैसिफिक पॉलिसी, मतलब उनकी फॉरेन पॉलिसी का रीजनल डायमेंशन, और किस रीजन में, जिस रीजन को यूएस ने अपनी कैलकुलस में इंडो पैसिफिक डिक्लेयर किया हुआ है। बाय द वे अब हम भी उस रीजन में आते हैं, राइट। पहले एशिया पैसिफिक कहा करते थे, अब उसको वो इंडो पैसिफिक कहते हैं। तो हर जो यूएस प्रेसिडेंट आता है वो अपनी एक सोच के मुताबिक उसकी पॉलिसी देता है। तो यूएस फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक रीजन। तो जब यूएस फॉरेन पॉलिसी आ जाएगी तो ये आईआर का पेपर है, यकीनन वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे विद दिस पॉलिसी, ये हैंड टू हैंड जाएगा। यानी यहाँ पे एक केस स्टडी एनालिसिस के लिए दे दी गई है, साथ ही साथ आपको मार्जिन दिया गया है कि यू आर सपोज टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट व्हाट सॉर्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग मॉडल यूएस अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप इज फॉलोइंग, ये बता दिया गया। उसके बाद कहा गया कि जी चाइना के हवाले से the current US strategies are aimed at containing growing economic superpower China। अब देखें,
वर्ल्ड ऑर्डर में, वर्ल्ड सिस्टम में ना वेरिएशंस, चेंजेस आते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में कोई चीज सर्टेन नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती। तो अब चाइना का पीसफुल राइज हो रहा है, ये वेस्ट भी बिलीव करता है पीसफुल राइज हो रहा है। तो जब इस तरह से कोई पावर राइज अप करने लगे ना, तो उसको कहते हैं रिविजनिस्ट पावर। यानी दिस पावर एम्स टू रिवाइज द वर्ल्ड ऑर्डर। अब वो कर पाती है या नहीं कर पाती, दैट इज अनदर स्टोरी, बट उनकी विश जरूर है, उनका एम जरूर है। तो यहां ये पूछा गया है कि यूएस ने ये स्ट्रेटजी जो है वो उभरती हुए चाइना की को सुपर पावर के तौर पर कंटेन करने के लिए बनाई है। आप क्या कहते हैं इस पे? तो इन्होंने केस स्टडी दे दी है, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर अप्लाई होंगे। अगर आप थ्योरी की बात करते हैं, सीधा सीधा ये न्यू रियलिज्म की एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। ठीक हो गया, ब्यूटीफुल, दैट्स द थिंग, ठीक हो गया। आज जब आपने न्यू रियलिज्म की बात की, मेरे ख्याल में अभी जी, ये न्यू रियलिज्म और रियलिस्ट ऑब्वियसली सेम थिंग है। रियलिस्ट वो जो थ्योरी पे बिलीव करते हैं। हाउ द न्यू रियलिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस differ over the study of state behavior in the contemporary international politics। मुझे तो थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है, आप बताएं ये क्या चीज़ है। अब दो थ्योरीज आ गई मेरे ख्याल में इसमें। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी मेन आईआर की थ्योरी नहीं है, ये सोशियोलॉजी से आई हुई है। इसको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। ठीक है। इसमें फोकस होता है आइडेंटिटी के ऊपर। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट का कहना होता है पावर इक्वेशन से रिवेलरी या अलायंस डेवलप नहीं होता। ये रियलिस्ट को निगेट करते हैं। हर थ्योरी विद इन आईआर जो है वो पहली थ्योरी की निगेशन है, उसका एंटीथेसिस है, उसकी जिद है, राइट। तो ये आइडेंटिटी पे करते हैं। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्टिविस्ट यूं एक्सप्लेन करते हैं कि देखें, वेस्ट को जब हम कहते हैं तो वेस्ट मींस यूरोप एंड यूएस कनाडा, ये मिला के वेस्ट हो गया। अब यूके के पास भी न्यूक्लियर वेपन है और फ्रांस के पास भी है, बट इन न्यूक्लियर वेपन्स को यूएस अपने लिए थ्रेट नहीं समझता, क्योंकि दे शेयर द सेम आइडेंटिटी एंड दैट आइडेंटिटी इज वेस्ट। बट चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स, रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स उनके लिए मैटर ऑफ कंसर्न है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट आइडेंटिटी। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट और रियलिस्ट की जो बात उन्होंने की है, असल में एक किस्म का उन्होंने दो थ्योरीज का कंपैरेटिव एनालिसिस मांगा हुआ है। वो जानना ये चाह रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट है इसको कंस्ट्रक्टिविज्म का अगर पता होएगा तो ही ये सवाल अटेम्प्ट करेगा। अगर उसे सिर्फ न्यू रियलिज्म या रियलिज्म का पता है और कंस्ट्रक्टिविज्म का नहीं पता, या वो सिलेक्टिव स्टडी में नहीं पढ़ सका, तो फिर ये क्वेश्चन उसके लिए है ही नहीं। क्वेश्चन ने खुद आपको बता दिया कि आपने करना है या नहीं करना इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन एक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। आप मैं ज़रा साइंस स्टूडेंट्स हूँ तो इकोनॉमी का थोड़ा वैसे भी आइडिया है, क्योंकि बिजनेस भी मैंने MBA भी किया। तो ये जो हम सिंपल इकोनॉमी है और पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक तो पहले बताएं इसमें कोई फ़र्क है, और फिर है हाउ इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इन द डेवलपिंग स्टेट्स। ये इट्स टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक जो हमारा इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर है, लाइक जिस तरह वर्ल्ड बैंक और IMF और ये उस चीज़ों का। जी बिल्कुल, उसी बारे में ये बात हो रही है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी देखें, पहले सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी देख लेते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी मींस व्हेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट डिराइव्स पॉलिटिक्स, देन इट बिकम्स पॉलिटिकल इकोनॉमी। इस वक्त चाइना की, इंडिया की, यूएस की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, दे आर ड्रिवन बाय द इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, बट टू अचीव दोज इंटरेस्ट दे आर डूइंग पॉलिटिक्स। BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, देन CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और फिर ये पोर्ट्स की जितनी भी पॉलिटिक्स चल रही है बिटवीन US एंड चाइना, ये सब कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमी है। अच्छा, इसी पे ये जो मेरे एक माइंड में क्वेश्चन आया, अदरवाइज वी आर क्लोजिंग आवर डिस्कशन, कंक्लूडिंग आवर डिस्कशन है, ये जो 5G का फड्डा है अमेरिका और चाइना का, ये टेक्नोलॉजिकल सेंस में आएगा तो, या मुझे तो लगता है कि ये भी पॉलिटिकल इकोनॉमी में ही आता है। नहीं, पॉलिटिकल इकोनॉमी आपने सही आइडेंटिफाई कर लिया है। तो इशू तो टेक्नोलॉजी का है ना, बट आपको भी इस बात का अंदाजा है कि अब इकोनॉमिक चीजें टेक्नोलॉजी के साथ जेल हो चुकी हुई हैं। बिल्कुल सही है, राइट। अब माइनस नहीं करके चला जा सकता। तो ऑब्वियसली ये जो 5G कंपटीशन है, इसके अंदर इकोनॉमिक स्टेक्स भी इन्वॉल्व हैं, US के और चाइना के, और
और ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन पॉलिटिक्स है, तो फिर ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के रेल में आ रही है, बट इसका फेस जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो यू आइडेंटिफाइड क्लियरली। और इसमें जो अगला पोर्शन इस सवाल का आपने कहा कि उसमें हाउ इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इन द डेवलपिंग स्टेट्स। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी मींस कि डेवलपिंग स्टेट्स जो हैं, चूंकि अभी तक डेवलप्ड नहीं हो पाई, या जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाई, तो वो डिपेंडेंट हैं किन पे? आईएमएफ पे, वर्ल्ड बैंक पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे। चाइना ने बनाया AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, उस पे, या इवन अपार्ट फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस ये स्टेट्स बिग इन्वेस्टमेंट्स करती हैं या बिग लोन्स देती हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करती हैं। तो इसमें जो डेवलपिंग वर्ल्ड की स्टेट होती है वो ऑब्वियसली कम गेन करती, क्योंकि वो एक डेवलप्ड नहीं होती, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होती, उसके पास स्किल्ड लेबर नहीं होती, उसके पास ट्रू लीडरशिप नहीं होती, करप्शन, बैड गवर्नेंस आप सुनते ही हैं ना। तो वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्रिएट कर रही है इंस्टीट्यूशन। ये तो बड़ा बहुत सिंपल और सीधा क्वेश्चन है। गुड, ब्यूटीफुल। चलिए, दैट्स ब्यूटीफुल। हमने को कोशिश तो की है कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करें, जिससे आपको एक आइडिया हो कि ये पेपर को टैकल कैसे करना है। वैसे मुझे तो लगा है कि बड़ा इजी पेपर अच्छा, है। एक बात मैं एंड पे कर दूं, क्योंकि हम वीडियो सम अप करें, ये पेपर 1 की वीडियो है। देखें, पेपर 1 जो है बेस बनाता है, आपकी फाउंडेशन बनाता है। अगर कोई आपको पेपर 2 के टॉपिक्स पहले पढ़ाना शुरू कर रहा है तो ये आपके साथ बहुत बड़ा धोखा और गलत चीज हो रही है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पावर क्या है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर क्या हैं, आप वॉर्स की और दूसरे इवेंट्स की डायनामिक्स नहीं समझ सकते। तो पेपर 1 को ही पढ़ना चाहिए पहले, और थ्योरी से बिल्कुल शुरू नहीं करना चाहिए। और पेपर 1 अगर समझ आ जाएगा तो फिर आप पेपर 2 अच्छा कर सकेंगे। और पेपर 2 में क्या है उसके लिए हम नेक्स्ट टॉक के साथ आएंगे। चलें, ब्यूटीफुल। हमने कुछ क्वेश्चन तो डिस्कस कर दिए हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन किसी थ्योरी का मतलब, पूरा लेक्चर तो हम वहाँ पर राइट डाउन नहीं कर सकते, बट वी विल ट्राई टू गिव अ वेरी प्रिसाइज एंड कंसाइज आंसर। ठीक है, तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। और पेपर 2 की टॉक के मतलब भी अगर आपकी क्यूरीज हैं तो यू कैन आस्क एंड यू कैन कमेंट ऑब्वियसली। थैंक्स वकास साहब। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।